बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको अभी तक पद्य खंड की सारी कविताओं को पढ़ाया। अब मैं फिर वापस आपको ले आती हूँ गद्य खंड की तरफ, जिसका कि पाठ 7 पतझड़ से टूटी पत्तियाँ रविंद्र केलेकर की लिखी हुई ये रचना है, जिसको मैं अब आपको पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा परिचय आपको रविंद्र केलेकर का दे दूं, ताकि आपको आगे की चीज़ें समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो बच्चों, रविंद्र केलेकर यानी रचनाकार जो हैं, जो ये पाठ के लेखक हैं, उनकी बात मैं आपको बताती हूँ कि ये 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे। छात्र जीवन में ही इन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में ये शामिल हो गए। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं, व्यक्तिगत विचारों और देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में स्वयं को प्रस्तुत करके अपने लेखन को आगे बढ़ाया। इनकी बहुत सारी चीज़ें कोंकणी और मराठी में इन्होंने लिखा था। तो कोंकणी और मराठी के ये शीर्ष लेखकों में माने जाते हैं। कोंकणी में इन्होंने 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में कुछ एक पुस्तकें भी इनकी प्रकाशित हुई हैं। तो अनेक पुस्तकों का इन्होंने संपादन भी किया है और इन्हें गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कारों से सम्मानित करके इनकी तमाम कृतियाँ हमारे पास आज हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये गांधीवादी चिंतन को अपने विषय के रूप में चुनते थे। तो इन्होंने जो ये पाठ चुना है, पतझड़ से टूटी पत्तियाँ, इसमें भी इन्होंने 2 हिस्सों में पाठ को बांटा है, गिन्नी का सोना और झेन की देन। तो गिन्नी का सोना के माध्यम से इन्होंने गांधीवादी चिंतन को ही उभारने की कोशिश की है। तो यही सारी चीज़ें इसमें इन्होंने दिखाया है पाठ के भीतर, कि किस तरीके से गिन्नी का सोना और शुद्ध सोना का जो स्वरूप होता है, वही इन्होंने इसमें बताया है कि वास्तव में प्रचलन में क्या है और उसकी खरापन या उसकी शुद्धता की बात करें तो दोनों में क्या है, व्यवहारिकता में कौन सी चीज़ अच्छी होती है या शुद्धता में कौन सी चीज़ अच्छी होती है, हम उसको किस तरह से प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पाठ में इन्होंने बताई है। अब मैं सीधे पाठ पर आती हूँ, तो आप भी अपनी पुस्तक खोल के मेरे साथ तैयार हो जाइए और हम पढ़ते हैं पाठ पतझड़ से टूटी पत्तियाँ। तो ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण होता है। जब कभी यह गुण किसी गद्य रचना में दिखाई पड़े, तब उसे पढ़ने वालों को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ेगा कि सार सार को गह रहे थोथा दिए उड़ाए। सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज़्यादा कठिन काम है, फिर भी यह काम होता रहा है। सूक्ति कथाएँ, आगम कथाएँ, जातक कथाएँ, पंचतंत्र की कहानियाँ इसके प्रमाण हैं। और कोंकणी में रविंद्र केलेकर ने तो ये कार्य बड़ी सफलतापूर्वक किया है। अब मैं आपको अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पाठ से संबंधित कुछ चीज़ें समझाना चाहती हूँ। तो इस पाठ में भी यही हुआ है, थोड़ा कहा बहुत समझना जैसी भाव को ही यहाँ पर इन्होंने अपने विषय में चुना है कि सार सार को गह रहे थोथा दिया है। यानी मुख्य बातों को आप ग्रहण कीजिए कि उस पाठ के अंदर, इस गिन्नी के सोना पाठ के अंदर लेखक कहना क्या चाह रहा है, उसमें जो मुख्य तत्व है उसे आप ग्रहण करिए और बाकी चीज़ों पर आपको ध्यान जाए न जाए वो अलग बात। थोथा दिया उड़ा, थोथा कहते हैं उसमें जो कूड़ा करकट होता है उस चीज़ के लिए। तो आपको अगर ये लगता है कि ये मुख्य बातें ये हैं तो उसको ग्रहण करिए, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। तो इन्होंने पाठ में ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो
गिन्नी का सोना जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। झेन की देन जो पाठ है उसमें बौद्ध दर्शन में वर्णित जो ध्यान पद्धति होती है उसको दिखाने की कोशिश की है लेखक ने, जापान में जिसकी बहुत चर्चा होती है। तो इन सारी चीज़ों को इसमें पाठ में बताया गया है। तो मैं अब सीधे आ जाती हूँ पतझड़ से टूटी पत्तियाँ पाठ के पहले अंश को लेके गिन्नी का सोना। पाठ को पढ़ाने के पूर्व मैं आपको बता दूं कि सोना दो प्रकार का होता है। एक होता है शुद्ध सोना और दूसरा होता है गिन्नी का सोना। शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का माना जाता है, जिसमें शुद्धता का अंश होता है, कोई मिलावट नहीं होती, लेकिन बहुत लचीला होता है। लचीलापन इतना होता है उसमें कि यदि उसको हम चाहें कि किसी आभूषण में बनाएं तो उस आभूषण में उतनी सुंदर चमक और मजबूती नहीं होगी। शुद्धता तो होगी मगर उसमें चमक और मजबूती की बात अगर करेंगे तो वो उतनी उसमें प्राप्त नहीं होगी। उस आभूषण की मजबूती और चमक में हम देखेंगे कि वो उतना चमकता नहीं है। लेकिन अगर हम गिन्नी के सोने की बात करें तो गिन्नी के सोने में जो होता है वो 22 कैरेट का सोना माना जाता है और 2 कैरेट उसमें, ये कैरेट जो हम आपको बता रहे हैं ये वास्तव में इस स्वर्ण धातु को तौलने का जो मापदंड है वो है। तो गिन्नी के सोने में 22 कैरेट जो होता है वो सोना होता है और बाकी जो 2 कैरेट उसमें तांबा मिलाकर हम उसमें आभूषण बनाते हैं। प्रचलन में गिन्नी का सोना महत्वपूर्ण है। अब आप पूछेंगे कि गिन्नी का सोना क्यों महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको बता दूं कि गिन्नी का सोना एक तो आभूषण बनाने में इसमें आसानी होती है, तांबा मिला देने के कारण इसमें मजबूती आ जाती है और चमक भी अच्छी होती है। तो प्रचलन में ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, लोगों के द्वारा ये ज़्यादा पसंद की जाती है। तो इसी भाव को उन्होंने आज के जीवन में आदर्श और व्यवहार इन 2 चीज़ों के माध्यम से बताया है। तो मैंने पहले आपको पाठ शुरू करने के पहले ही आपको गिन्नी का सोना और शुद्ध सोने का जो अंतर है वो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ पाठ। तो पहले इसको पढ़ूंगी, फिर इसका भावार्थ, इसकी जो व्याख्या है वो करके आपको समझाती हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी के सोने में थोड़ा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं। देखिए, मैंने आपको पाठ शुरू करने के पहले ही ये सारी चीज़ समझाई कि शुद्ध सोना और गिन्नी के सोने में क्या अंतर है और प्रचलन में क्या है, दोनों ही चीज़ मैंने आपको समझाई। तो लेखक भी यहाँ यही कह रहा कि शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना बिल्कुल अलग है। गिन्नी के सोने को गिन्नी का सोना कहने के पीछे कारण यही है कि उसमें तांबा मिलाया हुआ होता है। तांबे का कुछ अंश मिलाते हैं जिसके कारण उसमें चमक भी आती है और उसमें मजबूती भी होती है और प्रायः आभूषण इसी सोने के बनते हैं तो और पसंद किए जाते हैं। तो यहीं से लेखक ने अपनी बात को समझाने की कोशिश की है। फिर भी होता तो वह है गिन्नी का ही सोना। उन्होंने कहा कि अगर शुद्ध सोने से इसकी तौल, आंक, कीमत, मूल्य जो भी कहिए, अगर हम आंकेंगे तो दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होता है। शुद्ध सोने की कीमत ज़्यादा होगी, भले ही उसमें चमक कम हो। गिन्नी के सोने में चमक ज़्यादा होगी लेकिन उसका मूल्य शुद्ध सोने से कम होगा, क्योंकि उसमें 2 कैरेट
तांबा मिला होता है, लेकिन इसमें मजबूती होती है। अब आप खुद सोचिए, आप बच्चों इस पर आप खुद ध्यान दीजिए कि यदि आपके सामने किसी व्यक्ति को ये ना बताया जाए कि ये शुद्ध सोना है और ये गिन्नी का सोना है, और सामने रख दिया जाए और पसंद की बात है तो सबसे पहले हाथ उस गिन्नी के सोने पर ही जाएगा, जबकि उसमें शुद्धता की बात की जाए तो खरे सोने से कम होती है। तो इन्होंने कहा कि पसंद लोगों द्वारा वही ज़्यादा किया जाता है। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। अब इन्होंने यही कहा कि शुद्ध आदर्श जो होते हैं वो क्या होते हैं, शुद्ध सोने के समान ही होते हैं। यहाँ पर लेखक ने यही समझाने की कोशिश की है कि शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। चंद लोग उनमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चला कर दिखाते हैं, तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। अब इन्होंने कहा कि शुद्ध सोना जो होता है उसे पूरी तरह हम शुद्ध कहते हैं, उसमें किसी अन्य धातु की मिलावट नहीं होती, उसकी शुद्धता जो होती है वो 24 कैरेट की होती है। इसके विपरीत गिन्नी का सोना अधिक मजबूत, चमकदार, उसमें तांबे की मिलावट होती है, वह शुद्ध सोने से अधिक मजबूत होता है। इसका प्रयोग करके हम गहने बनवा लेते हैं, लेकिन उसकी शुद्धता में सिर्फ 22 कैरेट होती है। अब शुद्ध आदर्श की तुलना शुद्ध सोने से की गई है। यहाँ पर कुछ लोग इसमें व्यवहारिकता रूपी तांबा मिलाते हैं और उन आदर्शों को व्यवहार में लाते हैं, तभी हम उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका गुणगान करते हैं। कहने का मुख्य रूप से जो तात्पर्य है, साधारण शब्दों में अगर हम आपसे बात करें तो उसका अर्थ क्या निकलता है, शुद्ध सोना मूल्य तो बहुत होता है। अगर हम आदर्शों की बात करें तो आदर्श बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन उन आदर्शों को अगर हम समाज में चलाने की कोशिश करें तो आदर्शों पे दुनिया नहीं चलती। हमें उसे व्यवहारिकता में लाने के लिए, उन आदर्शों को व्यवहारिक रूप देने के लिए हमें कुछ न कुछ उसमें तांबा मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हम ये कहें कि हम बहुत बड़े आदर्शवादी हैं और हम अपनी सफलता को चाहें कि उतने ही हम, जितने बड़े हम आदर्शवादी हैं उतने ही बड़े हम सफल इंसान भी बने, तो संभवतः यह मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हम बहुत बड़े आदर्शवादी हों लेकिन हम व्यवहारवादी भी हों, यानी हम उस शुद्ध सोने में थोड़ा सा व्यवहारिक रूप डाल करके यदि उसे समाज में चलाने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों द्वारा पसंद किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में हम प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहला सकते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने यही बताया है, शुद्ध आदर्श जो होता है शुद्ध सोने जैसा होता है, उसे बिल्कुल खरा जानते हुए भी हम समाज में नहीं चला सकते। सीधे सीधे आदर्शों के माध्यम से जीवन नहीं चला सकते। हमें उन आदर्शों को व्यवहार में लाना है तो उसमें कुछ अंश तांबे का मिला के ही हम चला सकते हैं, तभी हम सफल होंगे, तभी हम सफल होंगे। अन्यथा हम आदर्शवादी तो बहुत ऊंचे बन जाएंगे लेकिन समाज में सफल इंसान नहीं बन सकते। तो यही पर लेखक ने यही समझाने की कोशिश की है। संभवतः आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो आगे की बात को मैं समझाती हूँ आपको, पर बात न भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का होता है। मैंने अभी आपको समझाया कि जब हम आदर्शवादी बनेंगे, हम ऊंचे ऊंचे आदर्श किसी मंच पे बैठकर बोल तो सकते हैं, लेकिन जब उन आदर्शों के साथ हम समाज में उतरना चाहेंगे तो हम सफल इंसान नहीं बन सकते। सफल इंसान बनने के लिए हम अपने आदर्शों को लेकर अगर समाज में उतरते हैं तो हमें कुछ न कुछ उसे व्यवहारिक रूप देना ही पड़ेगा, यानी तांबा मिलाना ही पड़ेगा, तभी हम समाज में चल सकते हैं।
समाज में गिन्नी का सोना पसंद करने की क्या वजह है? यही कि उसमें मजबूती होती है, उसमें चमक होती है। शुद्ध आदर्श शुद्ध सोने जैसा होता है। कीमत तो बहुत है, पुस्तकों में बहुत अच्छा लगेगा, मंच पर बोले जाने पे वो बहुत लाभदायक लगेगा, लेकिन जब हम उसे लेके समाज में उतरेंगे तो सफल इंसान नहीं बन पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि पर बात न भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का होता है। समाज में अगर हम एक सफल इंसान बनते हैं तो हमें अपने आदर्शों के साथ अपने व्यवहारों को जोड़कर चलना होगा। और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब हम प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ से ही बात आगे आने लगती है। इन्होंने कहा कि सच में अगर किसी व्यक्ति को प्रैक्टिकल इंसान बनना है, व्यवहारिक इंसान बनना है, प्रायोगिक इंसान बनना है, तो उसे समाज में आदर्श के साथ साथ व्यवहारिक जीवन को भी उसमें मिला लेना चाहिए और अपनी सूझबूझ के साथ समाज में चलना चाहिए, तब वो एक सफल इंसान माना जाएगा। यही बात मुख्य रूप से गिन्नी के सोने में यही बात कही गई है। आप इसको रेखांकित कर लीजिए कि पूरे इस छोटे से अंश में उन्होंने वास्तव में क्या बताया है। सार के रूप में उन्होंने सार के रूप में ये बताया है कि किस तरीके से आदर्श और व्यवहार को जब मिला के चलेंगे तभी आप सच्चे इंसान, सच्चे प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट की तरह हो सकेंगे। तभी समाज में आपकी पूछ होगी, तभी आप समाज में अपने व्यवहार को अपनी सूझबूझ से आगे ले आ सकते हैं। तो उन्होंने यही बात समझाने की कोशिश की है। मैं आगे बढ़ती हूँ। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है। शुद्ध सोना पीछे रह जाता है और गिन्नी का सोना आगे आ जाता है। इन्होंने यही समझाने की कोशिश की है। शुद्ध सोने में चमक नहीं है, शुद्ध सोने में शुद्धता है, कीमत है, मगर समाज में वो नहीं चलाया जा सकता। उसको समाज में चलाने के लिए उसमें व्यवहारिकता का तांबा डालना ही पड़ेगा, तब हमारी सूझबूझ उसे आगे बढ़ा सकती है। तो यही उन्होंने यहाँ पर कहा है। तो यहाँ पर इन्होंने कितनी सुंदर ढंग से व्यवहारिकता और आदर्श को समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मैं आगे बढ़ती हूँ। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे बढ़ता है। तांबा जो रहता है वो आगे बढ़ता है। चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसीलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे न जाता। आज इन्होंने उदाहरण दिया है गांधी जी का कि गांधी जी के लिए कहा जाता है चल पड़े जिधर दो डग। ये आपने सुना होगा कि जिधर वो चलते थे हजारों हजारों लोग उनके पीछे चलते थे। तो उसके पीछे चलने का जो कारण था वो बताया गया है इस अंश में कि चंद लोग कहते हैं कि गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। वो वास्तव में सूझबूझ से चलने वाले इंसान थे। उन्हें ये पता था कि अगर मैं सीधे सीधे आदर्शवादी बनूंगा तो समाज मेरे साथ नहीं आ सकता, और इसलिए उन्होंने अपने आदर्शवादी भावों को, आदर्शवादी तथ्यों को उन्होंने व्यवहारिकता के साथ जोड़ दिया। व्यवहारिकता को पहचानते थे कि समाज में व्यवहारिकता चलती है, उसकी कीमत उन्हें पता थी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने विलक्षण आदर्श जो उनके लिए आदर्श थे उनको किस में जोड़ा? अपने व्यवहार में जोड़ा, और व्यवहार में जोड़ा तब वो समाज में प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट बन गए। लोग उनके पीछे चलने लगे। और अगर वो सोचते कि मैं बहुत बड़ा आदर्शवादी हूँ, मैं जो चाहूँगा वही कराऊँगा, तो संभवतः वो कभी सफल इंसान न बनते। तब ये कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि चल पड़े इधर दो डग। तो इस तरीके से देखा जाए तो वो सारी बातें पीछे हो जाती, हवा में उड़ जाती। लेकिन हाँ,
गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे। आदर्श बहुत ऊंचे होते हैं। अब आप सोचेंगे आदर्श है क्या? आपने जितनी भी कथाएं सुनी होंगी, जितने भी मंच पे भाषण सुने होंगे, जितने भी पौराणिक चीज़ें सुनी होंगी, सब में आदर्शों का बखान होता है। लेकिन क्या जीवन सिर्फ आदर्शों के माध्यम से चल सकता है? संभवतः नहीं। आदर्श जीवन में होना तो अवश्य चाहिए, लेकिन उन आदर्शों को हम व्यवहार में लाने के लिए उसमें व्यवहारिकता जोड़नी ही पड़ेगी। समाज में चलाने के लिए उसमें व्यवहारिकता को जोड़ना ही पड़ेगा। तो गांधी जी भी वही करते थे। खाली आदर्शों को अगर चाहते समाज में चलाना तो संभवतः वो न चलता। तो उन्होंने आदर्श को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्श के स्तर पर चढ़ाते थे। समाज में जो चलने वाली चीज़ें हैं, जिससे समाज चलता है, उन चीज़ों को हम आदर्श का लिबास पहनाकर, उन व्यवहारिक चीज़ों को जिससे समाज चलता है, उन्हें हम अपने आदर्श के माध्यम से माध्यम बना सकते हैं। समाज में जब लाएंगे तो उसकी कीमत बढ़ेगी। सीधे सीधे आदर्श पे समाज चलाना चाहें तो संभव नहीं है, और आज के दौर में तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। आज तो मनुष्य से व्यवहारिक हो गया है। अगर हम उस व्यवहारिकता में थोड़ा सा आदर्श जोड़ लेंगे तो संभवतः सफल इंसान बन सकते हैं। तो गांधी जी ने वही किया, व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर ले आते थे। तब वो समाज में अपनी पहुंच बना सके थे, अपना स्थान बना सके थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। सोने में तांबा मिलाना, सोना तो आदर्श है ही है। यहाँ पर शुद्ध सोने को आदर्श कहा है लेखक ने, लेकिन हम उसमें व्यवहारिकता का तांबा मिला देते। शुद्ध सोना यानी कि 24 कैरेट और 22 कैरेट में अगर हम 2 कैरेट तांबा मिलाए तो उसकी मजबूती आ गई। तो ये तो सभी करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, समाज में चलने के लिए आप तांबे में सोना मिलाइए, व्यवहार में आदर्श जोड़िए, तब आपकी कीमत होगी, तब आप समाज में स्थान पाएंगे, तब लोग आपके पीछे भागेंगे। तो इन्होंने यही कहा है। इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता रहता है। सोने की बात करते हैं तो हमेशा वही आगे आता रहता है। अब इन्होंने कहा व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं। इन्होंने कहा व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं। अगर हमें समाज में सफल इंसान बनना है, हमें वास्तव में अच्छे व्यवहारवादी की तरह लोगों के बीच में अपना स्थान बनाना है, तो हमें आदर्श वाली भाषा नहीं बोलनी चाहिए। हमें समाज में चलने के लिए समाज के लोगों के तौर तरीके, रहन सहन, उनके स्वरूप, उनके व्यवहार के आधार पर अपने आप को ढाल करके हमें स्वयं उनके अनुसार व्यवहारवादी बनना पड़ेगा। तो व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, बिल्कुल सचेत होते हैं। समाज में वो हर चीज़ों का हिसाब लगाते हैं कि हम किन कामों से समाज में सफल होंगे, क्या करेंगे तो समाज में हमारी कीमत बढ़ेगी। तो जो वास्तव में खरे व्यवहारवादी लोग होते हैं, समाज में वो सफल होते हैं। वही इंसान समाज में ऊंचा स्थान भी प्राप्त करता है। सिर्फ आदर्श के माध्यम से हम बखान तो लंबे लंबे दे सकते हैं, लेकिन समाज में सफल नहीं हो सकते। तो व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं। यहाँ पर लेखक ने कहा कि वे हमेशा बिल्कुल सचेत होते हैं, समाज में चलने का रास्ता अपना बना लेते हैं। कैसे, वो देखिए आगे। लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने अपना जीवन आदर्शों के माध्यम से चलाने की कोशिश की तो वो समाज में लाभ हानि
नहीं प्राप्त, हानि ही प्राप्त करेंगे, लाभ की तो बात ही नहीं होती है। हम अगर वास्तव में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आदर्श कम और व्यवहार ज़्यादा हमारे भीतर होना चाहिए। तो व्यवहारवादी हमेशा इसीलिए सजग रहते हैं, वो जानते हैं समाज में चलने के लिए हमें किन चीज़ों से लाभ होगा और किन चीज़ों से हानि होगी, वो दोनों का हिसाब बैठा लेते हैं। वो अच्छे व्यापारी की तरह होते हैं। व्यवहारवादी एक अच्छे व्यापारी की तरह होते हैं। जैसे व्यापारी होता है, उसे पता है कि वो क्या करेगा तो लाभ में रहेगा और क्या करेगा तो हानि में रहेगा, तो वो लाभ और हानि के रास्ते पर को समझ के चलता है। व्यवहारवादी भी बिल्कुल ऐसे ही व्यापारी की तरह है, जो हानि लाभ को अच्छी तरह समझकर सजग रह कर के ही कार्य करता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ समझाने की कोशिश की है कि लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। वो जानते हैं किन चीज़ों से समाज में लाभ होगा, किन चीज़ों से हानि होगी, ये सारी चीज़ें वो समझकर चलते हैं, तो वे जीवन में सफल होते हैं और अन्यों से आगे भी जाते हैं। तो उन्होंने कहा व्यवहारवादी इसीलिए समाज में रुपए से, पैसे से, सम्मान से, सबसे वो आगे निकल जाते हैं। अगर हम खाँटी शुद्ध आदर्शवादी बनकर जीना चाहें तो समाज में हमारी सुनेगा ही नहीं, समाज हमें सफल इंसान होने ही नहीं देगा। और कहेंगे क्या लोग कि कहीं ऐसा होता है। अब आप सोचिए कि सिर्फ हम आदर्शों के माध्यम से जीवन कैसे गुजार सकते हैं। समाज में जीवन गुजारने के लिए तो हमें व्यवहारवादी होना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा आदर्शों के माध्यम से जीवन नहीं चलता। गांधी जी व्यवहारवादी होकर के उसमें आदर्श मिलाते थे, आदर्शवादी होकर व्यवहारवादी नहीं होना चाहते थे। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें समझाई और कहा कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं। आदर्शवादी पीछे रह जाते हैं, वो अपनी शुद्धता के माध्यम से, वे अपनी आदर्शवादी भावनाओं के माध्यम से समाज में पीछे रह जाते हैं, हर चीज़ में पीछे रह जाते हैं। लोग उनकी बात सुन भी लेते हैं और फिर नज़रअंदाज भी कर देंगे। जैसे शुद्ध सोने की बात होती है, शुद्ध सोना अगर हम खरीदने की बात करें तो लेकर हम उसे अपनी अलमारी के अंदर बंद तो कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार में नहीं ला सकते, क्योंकि ना तो उसमें मजबूती है और ना उसमें चमक है। तो व्यवहार में क्या आया, गिन्नी का सोना। तो इसी तरह व्यवहारवादी जो होते हैं वो सजग होते हैं, अपने लाभ हानि का हिसाब लगा लेते हैं कि उन्हें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना है, किन चीज़ों को जीवन में डालेंगे तो वे सफल होंगे, किन चीज़ों से वो अन्यों से आगे निकल सकते हैं, वो सारे चीज़ का हिसाब लगा लेते हैं। और इसीलिए वो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, निरंतर आगे निकल जाते हैं। तो अन्यों से आगे भी जाते हैं, पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं, खुद ऊपर चढ़ें, अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चलें, यही महत्व की बात है। तो वास्तव में कहा कि अन्यों से आगे निकल जाते हैं, खुद भी ऊपर चढ़ते हैं, दूसरों को भी ऊपर ले चले। लेकिन महत्व तो ये है कि हम अपने साथ साथ समाज की भी उन्नति को ध्यान में लेके चलें, समाज की भी उन्नति को हम साथ में ले चलें। वास्तव में समाज में जीने के लिए इसका भी बहुत महत्व है कि हम बिल्कुल ही समाज को त्याग कर जीवन नहीं जी सकते, तो हमें समाज को भी साथ ले चलना है। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है, क्योंकि आज हम मंच से जो बातें सुनते हैं, आज हम जो पौराणिक कथाएं सुनते हैं, जो तमाम लोगों के वक्तव्य सुनते हैं, उनमें आदर्शवादी भावनाएं भरी होती हैं। तो समाज के पास अगर आज कुछ शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है, आज हमारा समाज अगर आदर्श जीवित रखा है, तो वो आदर्श वास्तव में आपको लगता होगा है क्या? आदर्श तो यही है, समाज में चलने के लिए सच बोलना चाहिए, समाज में कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। ये तमाम जिन चीज़ों से जीवन चलता है, लेकिन इन चीज़ों को व्यवहार में उतारना चाहिए।
तो समाज में आज जो भी शाश्वत मूल्य हमें दिखाई पड़ते हैं, पुस्तकों में दिखाई पड़ते हैं, वो मंच पे बैठे हुए जो महान लोग जिन चीज़ों को हमें बताते हैं वो हमारा आदर्श है, जिसके सहारे समाज में मूल्य स्थापित होते हैं और उन मूल्यों के माध्यम से हम अपने व्यवहारों को ढालकर समाज को चलाते हैं। ये इन्होंने यहाँ पर बताया है। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। आज जो समाज में मूल्य बचे हुए हैं वो हमारे आदर्शवादी लोग ही देकर गए हैं। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया ही है। व्यवहारवादी लोग उस गिन्नी के सोने की तरह लाभ तो कमा लेते हैं, हानि लाभ का, क्योंकि वो हिसाब लेके चलते हैं, वो आगे निकल जाते हैं, बड़े आदमी बन जाते हैं, वो बहुत पैसे वाले भी हो सकते हैं, लेकिन उनके जीवन में शाश्वत मूल्य जैसा कोई चीज़ है ये नहीं कहा जा सकता। अगर आज समाज जीवित है, अगर आज समाज में बड़े छोटे का सम्मान है, समाज में लोग अगर वास्तव में जीने लायक बचे हैं तो वो सारी चीज़ें शाश्वत मूल्यों की वजह से ही है। तो समाज में शाश्वत मूल्यों के कारण, आदर्शवादी लोगों के कारण ही आज ये समाज सुरक्षित है। व्यवहारवादी लोगों ने तो सिर्फ अपने लाभ और हानि को लेकर ही स्वयं को आगे बढ़ाया है, अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। तो यहाँ पर लेखक ने आदर्श और व्यवहार के माध्यम से गिन्नी के सोने की बात की है। गिन्नी का सोना जो पाठ है उसमें इन्होंने बताया है कि शुद्ध सोना और गिन्नी के सोने को यहाँ पर आदर्श और व्यवहार के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि समाज में कौन सी चीज़ें चालू रूप में हैं और किन चीज़ों के माध्यम से समाज चलता है। तो व्यवहारवादिता जो है वो समाज को चलाती तो ज़रूर है, लेकिन समाज को स्थायित्व देने के लिए आदर्शवादिता का होना आवश्यक है। तो संभवतः उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर आ कर के ये जो आपको पतझड़ सी टूटी पत्तियों का पहला अंश जो है गिन्नी का सोना, ये जो 2 हिस्सों में जो आपके इस पाठ को बांट के इन्होंने बताया है, वो उसमें से गिन्नी का सोना पाठ ये का जो ये अंश है, गिन्नी का सोना जो अंश है ये खत्म हो रहा है। फिर मैं अगले वीडियो में झेन की देन पढ़ाने के लिए फिर आपसे मिलती हूँ।